writing your questions on the screen so that I'll try to read it and let you know. Yes, Monica, do you have any question? Okay. Okay, friends. कल की क्लास में लेट मी बी वेरी ब्रीफ. मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में हम क्या पढ़ने जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या लिखा जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है. हमने बात की थी कि यू नो सिंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के बेसिस पे लिखे जाते हैं. मैंने आपको बताया राइट, किसी देश की फ्रीडम स्ट्रगल होती है तो उस बेसिस उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक नए कहते हैं नई सुबह का आगाज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं. कुछ देशों में रेवोल्यूशन होता है, जैसे यूएसए में हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक है. यूएसए बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने कल भी बताया था, फॉलोड बाय फ्रांस, ठीक है. राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, ठीक है, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. 1789 में लिखा हूं, ठीक है. 1786 का 87 का 67 का कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का, ठीक है. एंड फॉलोड बाय अदर कंट्रीज, जैसे जैसे देश उन देशों ने इंडिपेंडेंस अचीव की, ठीक है, चाहे वो रेवोल्यूशन के थ्रू हो या फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू हो, दे ट्राइड राइटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे यंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सो फार एज हम ये कह सकते हैं डीकोलोनलाइज्ड कंट्रीज आर कंसर्न. 1949 में हमने लिखा. और आज हम उसी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बात करें. मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट एरिया, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो फैक्ट्स जरूर नोट करना. एमसीक्यू है, फैक्ट्स बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है. ओके, तो कल मैंने आपको कुछ एक्ट्स के बारे में बताया था, राइट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या क्या चीजें हमने उसमें से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बारो की, राइट. फेडरल प्रोविजन, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, राइट. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी, ठीक है. यस प्लीज. पब्लिक सर्विसेज एंड ऑल दैट, दीज ऑल प्रोविजंस वर बोरोड. ऑलराइट. ओके, आज हम बात करने जा रहे हैं कि फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया. कुछ फैक्ट्स है, उसके फैक्ट्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है इन फैक्ट्स को याद रखना, क्योंकि सिंस 2014 हम अपने संविधान का दिवस मनाते हैं हर बार. 26 नवंबर हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं. हमने देखा होगा कितनी सेलिब्रेशन चलती है इन पर. अब तो और ज्यादा है, बिकॉज वी आर नाउ इन अमृत काल. आप तो जरा उसके आप देखो, रोज फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई ना कोई टीवी पे प्रचार हो रहा था, सो दैट सिटीजन को ड्यूटीज के बारे में अवेयर किया जाए, ठीक है. तो 26 नवंबर आपने याद रखना. पहले इसको लॉ डे मनाते थे, अब 2014 के बाद इसको क्या मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे. कल मैंने आपको ये भी फैक्ट में बताया था कि देयर आर 2 डेट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वन इज 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, एंड अनदर डेट इज 26 जनवरी 1950. दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है. 26 नवंबर जो डेट है वो डेट ऑफ अडॉप्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अडॉप्ट किया. अडॉप्ट का मतलब है लोगों ने. संविधान किसने बनाया, लोगों ने. कहां से पता लगता है हमारा देश कहां से लगता है, वी द पीपल. आगे हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल से, ठीक है. तो संविधान इज बेसिकली इज द हैंडीवर्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ठीक है. दिस रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. इंडियन पॉलिटिक्स का कैरेक्टर के इंडिया एक रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि सरकार तो बड़ी दूर की बात है, संविधान भी लोगों ने लिखा, ठीक है. बेशक डायरेक्टली नहीं लिखा, डायरेक्टली मींस ना ही हमारे देश में उस वक्त इतनी लिटरेसी थी कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, बट इनडायरेक्टली हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके उन्होंने ऑलमोस्ट डेलिब्रेशंस की, एंड they put in hard labor, put in efforts, and eventually after a span of almost 3 years, 2 years 11 months 18 days, ये सारे फैक्ट्स अपने नोट करने, इतना टाइम लगा हमें संविधान लिखने. अब ये फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. येस्टरडे मैंने आपको कल बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें संविधान लिखने का मौका मिला और हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली. ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट थे. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की,
right? It was very reluctant to grant us independence and give us a right to draft our constitution. अल्टीमेटली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर होगी 1939 में, आपको पता ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस की सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिशर्स को ये बात माननी पड़ी, जो हमारे लीडर्स कह रहे थे कि गिव अस ए राइट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली देन वी वुड गिव यू सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट द एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। राइट, उसको ऑफिशियली, ये याद रखना, उसको ऑफिशियली, ठीक है, ये फैक्ट्स, उसको ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसमें एक्सेप्ट किया, अगस्त ऑफर होती है, अगस्त ऑफर 1940, तो आप लिख सकते हो फैक्ट। आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन, कल हमने बात की थी ना, आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन, थोड़े आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे। आफ्टर द फेलियर साइमन कमीशन की कल मैंने बात की थी, ठीक है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में ही मारे गए थे। लाला लाजपत राय कौन थे? आपका जीके पार्ट भी है ना इसमें, ये पढ़ने पड़ेगा। लाला लाजपत राय जी को शेरे पंजाब कहते हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने ही साइमन कमीशन के अगेंस्ट मूवमेंट, प्रोटेस्ट लॉन्च किया। कहाँ? लाहौर में। उस वक्त इंडिया एक ही था, लाहौर में स्लोगन चल रहे हैं जी, गो बैक साइमन, साइमन मुर्दाबाद, राइट, एग्जैक्टली। और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट जो हो रहा था, अंग्रेजों ने डंडे चलाए, ठीक है। लॉर्ड साउंड, जो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था साउंडर्स, उसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय मारे जाते हैं, राइट। 1928, ये बेसिकली सारा प्रोटेस्ट हुआ 1930 का, 1930। साइमन कमीशन इंडिया में 1930 में आया ना, ठीक है, 1930 में साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया। साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था, ठीक है, जो कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रॉमिस करने के लिए आ रहा, बट अल्टीमेटली उसने नहीं किया, तभी तो साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ 1930। तो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं लाला, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होता है और वो मारे जाते हैं। उनकी डेथ का बदला फिर कौन लेते हैं? भगत सिंह, राजगुरु। इसको क्या कहते हैं? बड़ा हिस्ट्री में बड़ा फेमस कांड होता है, इसको कांड कहते हैं। कांड कौन सा? लाहौर कॉन्स्पिरेसी। लाहौर कंस्पिरेसी। भगत सिंह और राजगुरु और ये बेचारे तीन जो शेर थे, इनको जो फांसी की सजा होती है, इनकी फांसी की सजा जो बम फेंका था उसके लिए थोड़ी हुई थी, जो असेंबली में बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में, उसके लिए थोड़ी हुई थी, इसके लिए हुई थी। इसका लाहौर कंस्पिरेसी कहते हैं। जो केस चला था उनका, ठीक है, वो लाहौर कंस्पिरेसी था। कंस्पिरेसी आईपीसी का आपको पता होगा, बताइए कौन सी सेक्शन है कंस्पिरेसी? ठीक है, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी एक आदमी से हो सकती है, यस, मिनिमम 2% चाहिए, ठीक है जी, तभी तो कह रहा है कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी समय, कॉन्स्पिरेसी में दो आदमियों का एग्रीमेंट होता है, बट एग्रीमेंट कौन सा? क्या करने के लिए? कोई इलीगल एक्ट करने के लिए। लीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट जस्टिफाइड है भाई, इलीगल एक्ट के लिए, ठीक है, चोरी करना, मर्डर करना, ठीक है, किसी को मारना, ऐसा कोई एग्रीमेंट है उसको क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। अदरवाइज एग्रीमेंट मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ टू पर्संस, राइट, फॉर डूइंग ए लॉफुल एक्ट इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर। एग्जैक्टली। एनीवे, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जी इनको फांसी होती है, क्योंकि लाला लाजपत राय की मौत का बदला, तो मैं आपको वही बताना, ये हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि लाहौर कंस्पिरेसी क्या थी, लाला लाजपत राय कौन थे, ठीक है। लाला लाजपत राय वाज वन ऑफ द स्टालवर्ट्स फ्रॉम पंजाब, राइट, लीडिंग कौन सा? एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल। एक्सट्रीमिस्ट थे ये, ठीक है, एक गरम दाल थे कांग्रेस में, एक नरम दाल थे, एक गरम दाल वाले थे, ठीक है, जो कि सेल्फ रूल की डिमांड करते थे एज ए मैटर ऑफ राइट। यही इसलिए तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बट एनीवे, हम ये बात करें कि जैसे साइमन कमीशन फेल हो गया, साइमन कमीशन फेल होने के बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लाला लाजपत राय मारे जाते हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर का गोली चलाते हैं, बट अल्टीमेटली कोई और मारा जाता है, उनके ऊपर केस चलता है भगत सिंह और उन पे, राइट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या गोल मेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समन करती है और एक व्हाइट पेपर इशू करती है कि ये हम रिफॉर्म्स करेंगे, बट ये सारे फेल हो गए, इंडिया था माने के लिए, ये सारे फेल हो गए। अब
इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के फेलियर के बाद अब इंडियन लीडर्स एक ही डिमांड कर रहे थे, राइट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन द मीन टाइम बेशक 1935 का एक्ट आता है, ठीक है, बट फिर भी इंडियंस एक ही डिमांड कर रहे थे, राइट? कौन से? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड द सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहला आदमी कौन था इंडिया? Who was the first person to demand? It was Mr. M.N. Roy, जिसने कम्युनिज्म पार्टी फाउंड की थी। M.N. Roy, तो हम नोट कर लेते हैं। M.N. Roy was the first person to demand setting up of a constituent assembly. ये आपको बहुत बेनिफिट कहां करेगा? ये कांस्टी का पार्ट भी कवर करेगा और आपका जीके का पार्ट भी कवर करेगा, पॉलिटी का पार्ट भी कवर करेगा, राइट? M.N. Roy was the first person. Who was M.N. Roy? He was the founder of communism in India. He was the founder of communism in India. आज की डेट में भी कम्युनिज्म है हमारे देश में। दो पार्टी था ना, मार्क्सिस्ट, ठीक है, और लेनिनिस्ट, ये उसके फाउंडर थे। द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया या कम्युनिज्म इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान लिखेगी उसकी डिमांड की, ठीक है, बट ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे, ठीक है। मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में उन्होंने भी डिमांड की 1938 में, ठीक है, समय 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू also demanded the setting up a constituent assembly as the president of Indian National Congress in 1938. ये 1934 की बात बता रहा हूं, M.N. Roy की। M.N. Roy demanded constituent assembly in 1934. 1938, Pandit Jawaharlal Nehru also demanded a constituent assembly. Also demanded a constituent, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू पे समझे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है लखनऊ सेशन, कांग्रेस का लखनऊ सेशन में ये डिमांड हुई। कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, हर जगह, ठीक है, दिसंबर में होते थे। कांग्रेस बनी ही दिसंबर के महीने में थी। दिसंबर 1885 को पहला सेशन होता है बॉम्बे में कांग्रेस का। कांग्रेस वही है जो राहुल गांधी की है। राहुल गांधी की मेरे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही पार्टी है, देख ले, ठीक है। सिर्फ इसका 1967 में स्प्लिट हुआ, एक इंदिरा का फैक्शन बन गया था, कांग्रेस आई, और एक ओल्ड कांग्रेस थी, हिस्ट्री में अगर हम बात करें, राइट। बट मैंने आपको पहले बताया, फिर भी ब्रिटिशर्स ये डिमांड मानने के लिए राजी नहीं थे, ठीक है, अंटिल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होती है, ब्रेकआउट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पता ना, ठीक है, दुनिया में आज की डेट में 2 ही वॉर्स हुई हैं, कहते हैं तीसरी वॉर पानी पे होगी, ठीक है, इट इज वेरी लाइकली, ठीक है, हमें जिसको होता है क्लाइमेट चेंज पे वॉर होगी अब। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 में डिक्लेयर हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था, अब ब्रिटिशर्स को इंडियन की सपोर्ट चाहिए, ठीक है, इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब वो डिमांड मान लेते हैं। इन 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये है आपके प्री के बेसिस पे, बिकॉज एमसीक्यू इसमें देखो, आपका एडीएमएस सिलेक्शन का सबसे बेस्ट चांस कब बनेगा कि आप कोई गलती ना करो एमसीक्यू में, सबसे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि इतना जबरदस्त कंपटीशन है इसमें। जितने आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिए उतने ज्यादा चांसेस आपको सिलेक्ट होने के। कंपटीशन बहुत स्टिफ है, स्वेयर है, क्योंकि इसमें सिर्फ गोले ही भर रहे हैं, ठीक है, लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने के बेसिस पे आपके मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपके कंपटीटर के कम हो सकते हैं, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं था, ठीक है, या समझ नहीं आया। यहाँ तो जिसने रट्टा मार दिया और कंसेप्ट के बेस पे, ऐसा भी नहीं है, पंजाब का ईडीए देख के तो पता लगता है कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन डाले थे उन्हें ईडीए के, ठीक है, बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है जी, बड़े कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो कंसेप्ट अपने हर सब्जेक्ट के क्लियर करके जाना। आईपीसी पढ़ते हो, एक्टस रियस निसी मेंस रिया, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्टस रियस और मेंस रिया का मतलब क्या होता है, फर्क क्या है दोनों, ठीक है। बॉडी में एक्टर रियस, ठीक है, और बॉडी में मेंस रिया,
ठीक है, मेंसिरिया कहीं मेंशन्ड है हमारे संविधान, हमारे इंडियन पेनल में कहीं मेंसिरिया मेंशन्ड है वर्ड, ठीक है। तो आप बोलोगे मेंसिरिया नहीं, मेंसिरिया का फॉर्म मेंशन्ड है, कहीं डिसऑनेस्ट इंटेंशन लिखी है, राइट, कहीं रागफुल इंटेंशन लिखी है, ठीक है, ये सारे मेंसिरिया की फॉर्म, ठीक है, ये कंसेप्ट होते हैं। एनीवे, तो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है जी, बिकॉज उन्होंने अब उसको इंडिया की सपोर्ट चाहिए, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थ्रू अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर कहते हैं उसको, अगस्त ऑफर। ऑफर किया उन्होंने कि हाँ आप मानेंगे जी, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान लिखने का हम मौका दे देंगे, ठीक है, समय। और ऑफर की अगस्त के महीने में, जिसका नाम है अगस्त ऑफर, ऑफर पेश की, ठीक है, ऑफिशियली। पहले मान नहीं रहे थे, ठीक है, मान क्यों नहीं रहे थे, वो कहते हैं कि अगर हमने संविधान लिखने की इनको अभी राइट दे दिया तो बहुत जल्दी फिर तो हमारा कोई पावर नहीं है, तो हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पर हालात कैसे ऐसे डेवलप हो गए, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, मैंने आपको कल क्विट इंडिया मूवमेंट कितनी चीजें बीच में बताई थी। तो ये उसके बाद 1942 में, मई 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मिशन भेजती है इंडिया का, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। 1942 the British government deputes क्रिप्स मिशन। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसका हेड था, क्रिप्स, इसका नाम है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन में भी बड़ा पंगा होता है कि अब मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स, STAFFORD, स्टैफर्ड क्रिप्स, 1940। अब देखो जी, ये स्टैफर्ड कमीशन आता है जी इंडिया में, और कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का अधिकार दे देते हैं, सो दैट आप अपना संविधान लिखो, मगर कंडीशन एक है, शर्त क्या है, दोनों पार्टीज, कौन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, पता है ना आपको, मुस्लिम लीग जिना वाली पार्टी, दोनों अग्री करनी चाहिए कि ये संविधान दोनों को अग्रीबल होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। मगर मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी, अलग देश, पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है, इस देश को डिवाइड करो और इसमें मुस्लिम एरिया जो है वो पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। 1943 में तो पाकिस्तान का नाम भी रख दिया जी, पाकिस्तान नाम उस वक्त रखा था, ठीक है, चौधरी रहमत अली खान एक आदमी था जिसने नाम रखा था पाकिस्तान का, चौधरी रहमत अली खान, who coined the name Pakistan. बट क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट मीन्स वो वापस चला जाता है, क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कौन सी कांग्रेस थी, उनके बीच में सुलह नहीं होती। कांग्रेस कहती थी देश डिवाइड नहीं होगा, एक ही संविधान लिखा जाएगा, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। मुस्लिम लीग कहती है हमें सेपरेट देश चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया सारा काट के पाकिस्तान बनाओ, और उस देश की एक अलग संविधान सभा होगी जो संविधान लिखेगी। Is that clear? Are you getting me? Right? तो कांग्रेस तो इसके अगेंस्ट थी, तो कंडीशन पहले ही क्रिप्स मिशन ने रख दी थी कि दोनों पार्टीज अग्री करनी चाहिए कि ये संविधान उनको एक्सेप्टेड है, राइट, तो क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है। दोनों के बीच में लड़ाई है, मुस्लिम लीग वही कह रही है, जिना यही कह रहा है कि नहीं तो मारकाट हो जाएगी, कि देश डिवाइड होगा, हमारा देश अलग बनेगा, ठीक है। बाद में तो जिना ने भी रिग्रेट किया, ठीक है, जिना इनफैक्ट देखो, जिना बहुत अच्छा आदमी था इनफैक्ट, ठीक है, ना ही वो प्रेसिडेंट बना उस देश का, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, देखो उसको ये नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहता था कि इस हिंदू मेजॉरिटी देश में शायद मुसलमानों के जो अधिकार हैं वो डिनाई हो, तो इसलिए मुसलमानों का एक अलग देश होना चाहिए। उसको कायदे आजम कहते हैं, पाकिस्तान का कायदे आजम का मतलब यह है कि संविधान निर्माता है उनका सबसे बड़ा, जैसे हमारा महात्मा गांधी है, ठीक है, उनका मोहम्मद अली जिन्ना है। एनीवे, कोई समझौता नहीं होता जी दोनों के बीच में, राइट, क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है।
क्विट इंडिया मूवमेंट होती है, बड़ा बहुत कुछ होता है हमारे देश में। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था दिसंबर 1945 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म क्या होती है? क्योंकि जो अलाइड पावर्स थे, यूएसए, इंग्लैंड, ये जितने भी थे, ये जीत जाते हैं। जर्मनी, जापान, इनका बुरा हाल होता है, हार जाते हैं। ठीक है, समझे? इनफैक्ट जर्मनी के ऊपर तो गिल्ट क्लास लगाई उन्होंने, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। जापान की बहुत बेइज्जती हुई। ठीक है, राइट, जर्मनी की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई थी। ठीक है, तभी हिटलर साहब पावर में आए थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी बहुत बेइज्जती, बट सेकंड वर्ल्ड वार में तो हिटलर को मार दिया गया, पर सारा का सारा इल्जाम हिटलर पे डाला। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है विद द विक्ट्री ऑफ लाइट पावर्स। और उसी वक्त इंग्लैंड में, जिसको हम यूके कहते हैं, इलेक्शंस होती है। ठीक है, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में पता ही होगा आपको। ठीक है जी, तो इलेक्शन होती है और वहां लेबर पार्टी पावर में आती है, जो कल भी मैंने आपको बताया था, राइट, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली, राइट। तो आप लिखना, इन 1945 लेबर पार्टी केम टू पावर इन इंग्लैंड। हेडेड बाय, आपने साथ साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं जी, साथ साथ में, मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी। जो क्वेश्चन आपको जहां से भी मिलता हो उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, जहां मर्जी से ले आओ, किसी भी सब्जेक्ट का। बट अभी मैं सिर्फ आपको कास्ट ही पढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत, राइट। आईपीसी कोई और पढ़ाएगा, बिकॉज मेरे पास इतना ही टाइम है। जहां मर्जी से क्वेश्चन लोगे, यू विल बी गेटिंग एन आंसर। आंसर इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि जिस दिन आपके कंसेप्ट क्लियर है, जैसे मर्जी क्वेश्चन जहां मर्जी से आए, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, सिर्फ ये नहीं करना कि एमसी को पढ़ लिया, टिक कर दिया, ये भी अभी समझ तो है नहीं कुछ भी, फिर नहीं होने वाला कुछ भी। क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो है वो एमसी को थोड़ी डालेगा, एक किसी पर्टिकुलर बुक से कंसेप्ट डालेगा ना। ठीक है, तो साथ साथ में आपने एमसीक्यू, अब पहला पार्ट आपने यही से करना है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, सब कुछ अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट के एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड है, तो जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट। गॉट इट जी? सो क्या बोला मैंने? लेबर पार्टी केम टू पावर। ठीक है, विद क्लीमेंट एटली। पूछा जाता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो नाम पता होना चाहिए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? अभी का पता है ना? अभी का पता है अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। तो क्या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली, CLEMENT, क्लीमेंट एटली, एटली ATLW, क्लीमेंट एटली, एटली ATLEE, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। मैंने आपको पहले बताया था ये थी लेबर पार्टी, जो कि इंडिया के फेवर में थी ऑलरेडी। ठीक है, कंजर्वेटिव इंडिया के अगेंस्ट थे। दो ही पार्टीज है इंग्लैंड में, कल बताया, टोरीज एंड विग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टोरीज एंड विग्स, टोरीज एंड विग्स। टोरीज को कंजर्वेटिव कहते हैं और जो विग्स हैं, ठीक है, इनको लेबर कहते हैं। यू गेटिंग मी? राइट। अब इस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी इंडिया का मसला हल करो, इंडिया को आजाद करो, क्योंकि अब हमारे बस की बात नहीं रही है कि इतने दूर 1000 माइल्स दूर जाके अपनी सत्ता बनाए रखे। ठीक है, साथ में हमारा अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ बचा भी नहीं है, राइट। तो इस प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन भेजा इंडिया में। ठीक है, his government deputed a commission to India. इन्होंने ही लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल या वाइस राय बनाया था, इसी गवर्नमेंट ने, कॉल्ड एज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट के 3 मिनिस्टर थे, वो मिशन लेके आते हैं इंडिया में, राइट, which made the proposals for the setting up of constituent assembly, for the setting up of a constituent assembly. Okay,
उन्हें प्रपोजल बनाए, और मैंने आपको पहले बताया क्या मेन प्रपोजल थे कि इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बेसिस पे असेंबली बनाई जाएगी जो संविधान लिखेगी। इस असेंबली में कौन से प्रोविंसेस, दो किस्म की पॉलिटिकल एंटिटीज होती थी अंग्रेजों के टाइम। प्रोविंसेस वही प्रोविंसेस जो आज की डेट में स्टेट्स हैं। जितने भी हाई कोर्ट्स उस वक्त प्रोविंसेस में होती थी वही हमारी स्टेट की हाई कोर्ट्स आज की डेट। ठीक है, समय दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जिसकी अपनी हाई कोर्ट है, क्योंकि दिस वाज द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। इसको लेटर्स पेटेंट कहते हैं, वही हाई कोर्ट सक्सीड होगी। ठीक है, जो अंग्रेजों के टाइम की। देख ले, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमने 1935 एक्ट से, उसको फेडरल कोर्ट कहते थे, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। देख ले, तो इसके जो इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, इसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे, मेरा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे संविधान लिखने के लिए, उनको पहला इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ। इलेक्शन जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट का मतलब, जैसे हम, इनडायरेक्ट कैसे होती है, डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन, दो किस्म के इलेक्शन है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि पहले हम हर एक प्रदेशों से या प्रोविंस से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे उनकी प्रदेशों की असेंबली के लिए, जिसको हम विधान, आज के दिन में विधानसभा कहते हैं। वो विधानसभाएं जितने जितने उनका नंबर होगा वो फिर क्या करेंगे, वोट करेंगी और रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली भेजेंगी, सेंट्रल में भेजेंगी। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, एक इलेक्शन होती है डायरेक्ट, जैसे हम वोट कर रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट होकर उधर चला गया। ठीक है, एग्जैक्टली। इंडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा, पहले इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, पहले इलेक्शन प्रदेश असेंबली की होगी, प्रोविंसेस की होगी, उसके जो एमएलए होंगे, आप एमएलए कह लो, वो एमएलए अल्टीमेटली एमपी को इलेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, और वोट कैसे होगा, वोटिंग का सिस्टम आपको पता है हमारे देश में कितने किस्म का वोटिंग सिस्टम है। दैट्स राइट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय, उसको पीआर ओब्लिक एसटीबी कहते हैं। सिस्टम क्या है, पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ओब्लिक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आपने लिखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वाज, yes, Vijeta, Deshwal, Renuka, Monica, am I audible to you? Please do let me know. Am I audible? Okay. Thank you. Right. So, क्या सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, आप देखो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है ना। ठीक है, बनाने का मतलब उसमें कौन, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेंगे, डायरेक्ट लोग तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंट, इतने लोगों को इतनी लिटरेसी भी नहीं है, वो कैसे संविधान लिखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहले कह दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, मीनिंग दैट सबसे पहले प्रोविंसेस की इलेक्शन होगी। प्रोविंसेस का मतलब जो स्टेट आज की डेट में। ठीक है, उस इलेक्शन के बाद जो प्रोविंसेस के मेंबर होंगे वो इलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली कह रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वोटिंग का सिस्टम क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश में कहीं यूज होता है आज की डेट में? आर वी यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन समवेयर एट प्रेजेंट? वेरी राइट, प्रेसिडेंट हमारा इंडिया का और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इसी तरीके से आज की डेट में भी इलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग जब हम प्रेसिडेंट की, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज रिसेंटली वी इलेक्टेड द्रौपदी मुर्मू एज द प्रेसिडेंट। तो आपको कभी कभी इलेक्शन का पूछा जाता है कि किस मेथड से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब क्या है। तो आप बस इतना समझ लो कि इस मेथड से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया। टोटल सीट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आज की डेट में, जैसे पार्लियामेंट की सीट्स 552 है, ठीक है, 550 रहेगी, 2 तो हटा दी हमने, 550 है। ऐसे ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर, 389, जिसमें 296 मेंबर्स प्रोविंसेस से आने थे, प्रोविंसेस से 389 टोटल स्ट्रेंथ थी इसकी, जिसमें से 296 मेंबर्स
what to be elected from provinces and remaining 73 members. Remaining 73 members. 73 रह गए ना पीछे. 296 plus 73 389 would be choice दे दी. बड़ा इंपॉर्टेंट समझना. 296 हो गए प्रोविंसेस. कितने प्रोविंस थे उस वक्त, कितनी स्टेट्स थी हमारी उस वक्त जब हम इंडिपेंडेंट हुए? 11 प्रोविंसेस होते हैं. ये सारे पंजाब, राइट, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, ठीक है. उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं. वही से नाम यूपी आया, यूनाइटेड प्रोविंसेस. यूपी तभी बना आज, उसके बाद हमने इसको उत्तर प्रदेश कह दिया. ठीक है, सिर्फ ये प्रोविंसेस होते थे उसका. ठीक है. और दूसरे क्या होते थे? प्रिंसली स्टेट्स. रजवाड़े होते थे हमारे देश में, प्रिंसली स्टेट्स. हाँ जी, हाँ 73 मेंबर्स. वही पूछ रहा हूं. अब सब यही बात बता रहा हूं कि उस वक्त हमारा देश 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड था. एक प्रोविंसेस थे जिसके ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत चलती, रूल चलता था. एक था रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट, जो इंडिपेंडेंट थे. ठीक है. हैदराबाद, जूनागढ़ नाम सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर, डोगरा रूल था, राइट. उनके ऊपर अंग्रेजों का कोई रूल नहीं था. वो सिर्फ ये कहते थे आपने हमें डिफेंस के एवज में, ठीक है, क्या हम आपकी रक्षा करेंगे फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन. आपने हर महीने हमने मंथली बता देना है, बाकी आप इंटरनली इंडिपेंडेंट हो, अपने कानून खुद बनाओ. ठीक है. पटियाला जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सू. पेप्सू प्रिंसली स्टेट होती थी. पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन, पेप्सू कहते हैं. आज की डेट में पेप्सू आप नाम सुनते हो. पेप्सू को बड़े इंपॉर्टेंट केस हुए. तो पेप्सू और पंजाब अलग था. पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू प्रिंसली स्टेट्स एंड पंजाब प्रोविंस उस वक्त बात. तो 73 मेंबर्स उन्होंने कह दिया कि 73 मेंबर जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के होंगे वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे. कहां से? प्रिंसली स्टेट्स. आर यू गेटिंग मी? रजवाड़े कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट्स. और प्रिंसली स्टेट की मर्जी है कि वो इलेक्ट करे या नॉमिनेट करे. आर यू गेटिंग मी? और प्रिंसली स्टेट ने ये डिसाइड किया कि हम नॉमिनेट करेंगे जी अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे. यस, पूछो. रजवाड़े सिंपल लैंग्वेज में तो बोल रहा हूँ. रजवाड़े इंग्लिश के लैंग्वेज में प्रिंसली स्टेट्स है जहां राजे रूल करते हैं. राजे की टेरिटरी है ना. एक मेरी किंगडम है ये. हाँ, ये मेरी किंगडम है जी. हिमाचल में देख दो, बिलासपुर में एक राजा रूल करता था. ठीक है, राइट. अब ये वो उसके बाद तो पटेल ने चाकू चला दिया ना सब पे. पटेल ने कह दिया ये 2 ही ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, या अंदर या बाहर. ठीक है, 2 ही ऑप्शन है. या पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, या इंडिया में मर्ज हो जाओ. आपके पास, हाँ, हम आपको 2 ऑप्शन जरूर दे रहे हैं, मगर बहुत जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो डांग चलेगी. और डांग चलाई भी है कुछ स्टेट को अंदर किया. तभी तो सरदार पटेल को तभी तो लोहित पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया. उसने यूनाइट किया ना सारा देश, सारे कंट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई हिज बर्थडे ऑन 21st अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल इंटीग्रेशन डे. इंटीग्रेशन डे मनाते हैं ना 31 अक्टूबर को. 31 अक्टूबर को राजस्थान, जम्मू कश्मीर अभी भी राजा तो है. हाँ, कहाँ है? और नाम मात्र राजा आप अपने आप को कह लो. अब तो राजाशाही तो खत्म हो गई ना जब से हम देश आजाद हुए हमारा. 71 तक ये इतना जरूर था, क्योंकि हमारे जितने भी रूलर्स थे उन्होंने कहा कि इनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी, इनको पेंशन दो. अब इनको हमने ले लिया, इनको पेंशन मिलती है, इसको कहते हैं प्रीवी पर्स. 1971 में इंदिरा गांधी ने वो भी खत्म कर दी. प्रीवी पर्स मिलता है. ठीक है. अब कहा है राजे अपने आप को कह लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं. अब तो ना ही कोई राजे का टाइटल मिलता है जो हमारे देश में, क्योंकि संविधान इन सब चीजों को बैन करता है. ठीक है, कोई राजा, हाँ, राजे की फैमिली जरूर हो सकती है, राइट. अब वो जो उनके पास दौलत बनानी है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं या फिर भूखे मरे. ठीक है, देख ले. बट वो ऐसा है कि उसका अपना किंगडम होगी, रूल चलेगा, रानियां होंगी 5-10, वो तो नहीं हो सकता जी. ठीक है, क्योंकि अब हमारे देश में किसका कानून का राज है. अब जो हमने संविधान में लिख दिया उसकी वायलेशन ना ही हिंदू मैरिज एक्ट कर सकता है, राइट. पॉलीगैमी है क्या हमारे देश में? पॉलीगैमी है क्या हिंदू में? नहीं है ना. ठीक है,
सेक्शन 492 तो आगे जितने भी सेक्शन है वो सारे इसके लिए तो बनाई है हमने आईपीसी में। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था पॉलीगैमी इस्लाम में है, क्योंकि इस्लाम में अभी कोई कानून जो कि यूनिफॉर्म जैसे हिंदू लॉ है ऐसा नहीं है, सेकुलर लॉ नहीं है, वो उनके पर्सनल लॉ चलते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक बेसिस पे, ठीक है। तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल मैंने आपको बात बताई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए जरूरी है इस देश में। और यू में तो पता लग गया जी। तो अब कोई रजवाड़ी नहीं, फैमिली जरूर हो सकती है फैमिली जरूर हो सकती है, राइट। ऐसे तो सिंधी है जो दिस वन जो मिनिस्टर है, दिस वन सिविल एविएशन मिनिस्टर, क्या नाम है इसको, कौन सा सिंधी है वो, हाँ अमरिंदर नु देख रहे हैं, अमरिंदर सिंह देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी तो राजा ही है, बट राजा, बट वही ना, वो राजा वो सिस्टम नहीं है ना, बहुत है, फैमिली तो है ही, फैमिली थोड़ी मर गई, वो तो पीढ़ियां तो है ही, बट प्रिविलेजेस कोई नहीं, प्रिविलेजेस होते वो कोई नहीं, कोई किंगडम नहीं है, कोई पॉलीगैमी नहीं है, कोई रानियां नहीं है, वो नहीं हो सकता। ऑलराइट, ठीक है जी। तो व्हाट यू हैव रिटन 73 प्रिंसिपल स्टेट्स है, और उनको कह दिया कि आप इलेक्ट करोगे या नॉमिनेट करोगे, आपकी मर्जी, ठीक है। 73 मेंबर्स अल्टीमेटली नॉमिनेट होके आते हैं प्रिंसिपल स्टेट से, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट थी कितनी, 562 प्रिंसिपल स्टेट थी उस वक्त, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर है 549, 552, 552 प्रिंसिपल स्टेट थी, ठीक है। एक छोटी छोटी समझे, मलेरकोटला, दूसरा उसके साथ कौन सा एरिया, ठीक है, पटियाला, एक छोटी छोटी प्रिंसिपल स्टेट बनी हुई, ठीक है। हिमाचल में बिलासपुर, समझे, छोटी सी प्रिंसिपल स्टेट है, इनमें से 73, ये सभी 552 थी टोटल, इनमें से 72 डिपेंडिंग, पॉपुलेशन नहीं थी ना, मेरे मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे था ना, ये पॉपुलेशन कुछ नहीं थी, 20-20 लोग रह रहे एक छोटी सी प्रिंसिपल स्टेट में, रजवाड़े प्रिंस अपने अपने रजवाड़े बनाए हुए ना, एनीवे तुम्हें ये आपने इतना समझ लेना है कि कैबिनेट मिशन के इन प्रपोजल के बेसिस पे अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। ये कहने का मतलब था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे ऐसे इलेक्शन जो जो इन्होंने लिखा था कि ऐसे ऐसे होंगे, इतने मेंबर होंगे, इतने प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे, इतने प्रोविंसेस से आएंगे, उसके बेसिस पे इलेक्शन होती है, इलेक्शन होती है। मैं 1946 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फरवरी मार्च में पहले प्रोविंसेस की इलेक्शन होती है, क्योंकि फिर सेंट्रल उसमें करनी थी उन्हें, जुलाई अगस्त में कौन से प्रोविंसेस इलेक्शन होती है सेंटर के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। बाय नवंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू बीइंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू बीइंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, अब ये संविधान लिखेगी, और इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 9 दिसंबर। मैं इसलिए स्टोरी देखो, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी बता सकता था, पर थोड़ी बहुत कहता है ना, स्टोरी बताना अच्छा लगता है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है जी, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, CA, हाँ वो मैं बता रहा हूँ उसको बस, राइट। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले ये किया जाता है कि एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, राइट, जो इसके असेंबली की प्रोसीडिंग्स को, जैसे आज की डेट में स्पीकर होता है ना, इसकी प्रोसीडिंग को कंडक्ट करेगा, ठीक है, राइट। फ्रेंच प्रैक्टिस को देखते हुए उस वक्त का ओल्डेस्ट मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन, सारे इलेक्टेड थे कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर भी आएंगे अब आगे, ठीक है जी, अभी अम्बेडकर भी आएंगे, ठीक है। अभी लेडीज 9 लेडी मेंबर्स थी इसकी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के लिए और फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ओल्डेस्ट मेंबर, क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was appointed as the ad hoc, ये टेम्पररी कह दो, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑन December 11 11 दिसंबर को 1946,
ठीक है, वो आगे आएगी, ठीक है, वो आएगी। ऑन December 11, 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिसंबर 11 को, हाँ सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करेगी ना, ये इलेक्ट थोड़ी। उन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको एक बंदा तो चाहिए ना जो हेड करेगा उसको। बोला भाई क्यों लड़ाई करनी है, ये सबसे सीनियर आदमी है एज वाइज, इसको बना लो 2 दिन के लिए। आपने कभी भी न्यू लोकसभा जो असेंबली बनती है, आपने एक नाम सुना होगा प्रोटेम स्पीकर का। एक स्पीकर होता है, एक प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर इसलिए बनाया जाता है, वो भी सबसे सीनियर मेंबर होता है, कि सो दैट वो ओथ दे सके पहली किसको, सिटिंग को, जो पहले एमएलए होंगे या एमपी होंगे उनको ओथ दे सके। सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, 2 दिन के लिए। ठीक है, तो दिसंबर 11 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में उन्हीं के साइन है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर या कह लो, या इसके एडवाइजर्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक एडवाइजर भी अपॉइंट किया था, जिसका नाम था डॉक्टर बी एन राव। डॉक्टर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर। बी एन राव, बी एन राव, ठीक है सर। बी एन राव was appointed as an advisor to the Constituent Assembly. Advisor to the Constituent Assembly. Got it? ठीक है, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा। ऑन December 13, 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ऑन December 13, 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 December 1946 introduced objective resolution in the Constituent Assembly. Objective resolution in the Constituent Assembly. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही है जी जो आपका प्रीएम्बल है आज की डेट में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड बाय Constituent Assembly, that was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. 22nd January 1947 को दिसंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये लिखा, ये बोला कि ये संविधान जो है ये हम अब बनाने जा रहे हैं, और सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस संविधान के ऑब्जेक्टिव क्यों लिखने जा रहे हैं, क्या क्या करना है इस संविधान ने। तो लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली, और जो टेरिटरी इंडिया की है जो आएगी, ये सारी बातें, इसको इंट्रोड्यूस किया। और यूकेटी में इस रेजोल्यूशन को जब इंट्रोड्यूस किया तो जो मेंबर है वो अडॉप्ट तो करेंगे ना उसका, जैसे पार्लियामेंट में बिल अडॉप्ट होता है, पास तो करेंगे। 22 जनवरी को अडॉप्ट होता है, ये कहने का, ठीक है जी, पता लग गया आपको? यस, क्या पूछना, पूछो पूछो। हैं क्या? वो इन्होंने थोड़ी कहा था, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बोस साहब को तो बेचारों को अभी आता पता नहीं है, पता नहीं कहां चले गए। कहते हैं वो सेकंड वर्ल्ड है, राइट, मैंचूरिया एक चाइना में जगह है, वहां उनका प्लेन क्रैश हो गया था। 1945 में, 1943 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर किसके हाथ दे देते हैं? किसके किसके सुभाष चंद्र बोस किसके हाथ में? रास बिहारी बोस के हाथ में देके चले जाते हैं, और फ्लाइट में कहते हैं उनका देहांत हो जाता है, उसके बाद पता नहीं लगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें खून दूंगा और तुम मुझे खून दो, मैं दे, ये उनका स्लोगन था। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। वो तो पिक्चर में नहीं, वो तो है ही नहीं इधर। हाँ, वो इधर है ही नहीं ना, उनका तो बेचारों का 1945, हम 46 47 की बात कर रहे हैं, उनका तो जिक्र ही नहीं है। उसके बाद तो उनका पता ही नहीं आज तक सुभाष चंद्र बोस का। कभी ये भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत या प्लेन क्रैश कहाँ हुआ था? मैंचूरिया।
दैट इज अ प्लेस इन ताइवान के पास है, दैट इज अ प्लेस इन चाइना। मंचूरिया में उनका प्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है जी। वो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, उसको बनाने के बाद वो बेचारे वैसे दुनिया को छोड़ के यही कहा जाता है कि क्रैश हो गया, उनका पता नहीं लगा उसके बाद। बड़ी थ्योरीज है, एक नहीं है उनकी। कोई कहते हैं नहीं जी रशिया में उनको बुजुर्ग वो बहुत पता नहीं 100 साल उम्र हो गई है, वहां देखा गया उनको, ऐसे ही तुक्के लगाते हैं, स्टोरी कुछ भी उसके बाद पता ही नहीं। अभी अभी कुछ क्लासिफाइड पेपर्स इस सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम उनको आउट करेंगे, मोदी सरकार ने क्लासिफाइड पेपर्स के उनके बारे में, उनकी जीवनी कहाँ हुआ क्या हुआ उनके साथ, वो भी नहीं हुआ अभी तक। बट ये उन्होंने जरूर है कि हम करेंगे एक टाइम पे, ठीक है, अभी तक कुछ भी पता नहीं, देख ले। एनीवे, तो 1947 हम पहुंच चुके हैं और 1947 में इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। में आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिलती है। 47 में पहुंच गए ना हम। 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, और उसी इंडिपेंडेंस के साथ वो डिमांड मुस्लिम लीग की फुलफिल हो जाती है और इंडिया डिवाइड होके एक पाकिस्तान बन जाता है। ठीक है, उस वक्त ये मुस्लिम लीग मेंबर जो लाहौर और उस प्रोविंस से इलेक्ट हुए थे वो सारे पाकिस्तान में चले जाते हैं। पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, याद रखना। ठीक है, और इसकी मेंबरशिप जो है 389 से बहुत कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 284 मेंबर्स हो जाते हैं इसके। क्योंकि आपको पता होगा ना मुस्लिम देश को इस तरीके से, ठीक है, आपको पता ना एक कमीशन सेटअप, व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया एंड पाकिस्तान की जो लाइन है जिसको इंडिया को काट के पाकिस्तान, हाँ लाइन ऑफ कंट्रोल तो है ही है, बट नाम बाउंड्री क्या है, किसने बनाई हो? हाँ ऐसा बोलो ना, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं उसको, इंडिया और पाकिस्तान रेड क्लिफ। एलओसी तो है ही है। एक ब्रिटिश कमीशन सेटअप किया गया, लार्ड सेम डेट 14 अगस्त 15 अगस्त 14 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 1947, 14 अगस्त 1947 को कुछ देर पहले, और आधी रात को 14 अगस्त 12 बजे 15 अगस्त हो गया ना, इंडिया को इंडिपेंडेंस देते हैं। ये माउंट बैटन का बहम था कोई, ये बड़ी लंबी स्टोरी है, बहमी आदमी था वो कहते थे कि जितनी भी कॉलोनीज है ब्रिटेन की उनको आधी रात को इंडिपेंडेंस दोगे तो कौन सा, तो सूरज कभी भी नहीं डूबेगा ब्रिटिश एम्पायर का। ये बिलीफ उसको किसी ने बताया था, दैट्स व्हाई आधी रात को इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया को। ये बड़ी लंबी मिडनाइट चिल्ड्रन, आपने फिल्म भी देखी होगी, नॉवल देखा होगा, सलमान रश्दी का कितना बड़ा पॉपुलर नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो आधी रात को इंडिपेंडेंस माउंट बैटन ने इंडिया को दी थी, और इस इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक और देश का जन्म होता है जो है पाकिस्तान। ठीक है, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे इंडिया के वो काट के पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, ईस्ट पंजाब जितना था सारा पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब इंडिया में रह गए, वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया, अब ईस्ट बंगाल सारा पाकिस्तान। उसी ईस्ट बंगाल को आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने आजाद कराया, कहां से? पाकिस्तान से। ईस्ट बंगाल इज मॉडर्न डेज बांग्लादेश। कब बना? 1971। ठीक है, 71 की जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई वो बांग्लादेश की तो लड़ाई थी। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, एनीवे तो बन जाता है जी। ठीक है, और देश इंडिया का, हम अब इंडिया की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट सावरन मीन वही एब्सोल्यूट पावर वाला देश बन जाता है, राइट। अब इसके पास पूरी पावर है कि वो कौन से कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट के रखे, कौन को हटाए, उसकी मर्जी है। ठीक है, इट इज नॉट बाउंड बिकॉज नाउ इज सावरन कंट्री। ठीक है, अब हमारे मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए, जो मैंने आपको बताया, अब ये इंडिपेंडेंट होके संविधान लिखेंगे। ठीक है, अभी संविधान लिखने की कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुई, अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया, उनको पता था 15 अगस्त 1947 को या हमें अब बहुत जल्दी आजादी मिलने वाली। ठीक है जी, अब
इस संविधान को लिखने के लिए, याद रखना, इस संविधान को लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सी कमेटी सेटअप करती है, कमेटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी जो संविधान लिखने की जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो आप लोग को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली set up various committees for the making of the constitution. For the making of the constitution, the drafting of the constitution. And in all, there were 22 such committees, 22 committees. But total 22, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमने उसी पे फोकस करना है. There were 22 such committees, okay, of which the most important committee was the drafting committee. ठीक है, was the drafting committee. ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अल्टीमेटली इसी कमेटी ने पूरा संविधान लिखा. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी. इस ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको सब कुछ पता होना चाहिए. इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया जाता है 29 अगस्त 1947 को. दिस कमेटी वाज सेटअप. अम्बेडकर जी के बारे में तो आपको पता ही होगा, राइट. इन द मीन टाइम अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाते हैं 29 अगस्त 1947. ठीक है, अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डबल पीएचडी करके आ जाते हैं, और महात्मा गांधी कहते हैं कि यही एक बंदा है जो आपको संविधान लिखना सिखा सकता है. बेशक मेरे डिफरेंसेस बहुत रहे हैं कि महात्मा गांधी और इनकी दोनों की बहुत इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन थी, बट यही बंदा आपको संविधान. ठीक है, महात्मा गांधी एक अकलौता आदमी था कि पूरी फ्रीडम स्ट्रगल लड़ने के बावजूद भी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं था. दो ही मेंबर थे, दो ही बंदे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बाकी सारे उस वक्त के फ्रीडम फाइटर थे. जो मर गए थे वो नहीं, जो उस वक्त जिंदा थे सारे लीडर थे. इनफैक्ट ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस वक्त एक ही पार्टी होती है, कांग्रेस. कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर थे, बट वो पाकिस्तान में चले गए जब डिवाइड हो गया. सिर्फ महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोग नहीं थे मेंबर. महात्मा गांधी ने तो पहले कह दिया था मेरा कोई मतलब नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि ये जो संविधान आप लिखने जा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लिखो, बट जो जैसा संविधान मैं चाहता हूँ वैसा नहीं लिखोगे आप. क्योंकि महात्मा गांधी का पूरा जोर था पंचायत में. पंचायत से सारी ऊपर पावर जाए. ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच थी महात्मा गांधी की. ठीक है, और ये जो संविधान लिख रहे थे नेहरू एंड ऑल दैट, ये कौन से थे? ऊपर से. टॉप डाउन महात्मा गांधी की थी बॉटम अप. ये पंचायत सबसे पावरफुल होनी चाहिए, विलेज पंचायत. उससे ऊपर फिर स्टेट बनेगी, स्टेट के ऊपर फिर पार्लियामेंट होगी. पार्लियामेंट को ही यूज्ड टू डिटेस्ट, ही यूज्ड टू हेट पार्लियामेंट लाइक एनीथिंग. ये सिस्टम ही खराब कहते हैं. ये वेस्टर्न जो मॉडल है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट, ये सही नहीं है. इसमें कोई भी चीज सही नहीं है. इनफैक्ट इसमें सिर्फ हर मेंबर जो पार्लियामेंट में अपना अपना मतलब फुलफिल करने आता है. ये एक प्रोस्टिट्यूट है, खत्म. तो इस एक्सटेंट तक हिट करते थे. और यू गेटिंग मी? एनीवे, तो क्या लिखा आपने? हाँ जी, ये हाँ, ये मैं आप ये मतलब, हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं साथ साथ में बातें बताता रहता हूँ आपको, राइट. मैं आपको ड्राफ्टिंग कमेटी की बात बता रहा था जिसने संविधान लिखा. ये ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनती है जी, और अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन बनते हैं. अम्बेडकर जी की मैं स्टोरी बता रहा था. ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पीएचडी और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आते हैं. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं. ठीक है, राइट. एक दलित उस वक्त इतनी तरक्की कर रहा है. महाराजा बड़ौदा के महाराजा ने अम्बेडकर जी को स्कॉलरशिप में भेजा था पढ़ने के लिए. अदरवाइज कहाँ जाते थे वो, कहाँ जा सकते थे सिंधु. ठीक है, राइट. सो 29 अगस्त 1947 को क्या ड्राफ्टिंग कमेटी विद बी.आर. अम्बेडकर एज द चेयरमैन. ठीक है, इसके 6 अदर देयर, आप लोग का इंक्लूडिंग चेयर बी.आर. अम्बेडकर, देयर वर 7 मेंबर्स ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी, including B.R. Ambedkar. There were 7 members of this drafting committee.
आपको पूछा जाता है, लाइक आपने जाना, लाइक अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी, अगर नाम नहीं याद रखते थे, बड़े प्रोमिनेंट लोग थे। आपने एक बहुत जबरदस्त एक एपिसोड प्रोड्यूस किया था राज्यसभा टीवी एक हमारे देश में, जिसको आज की डेट में संसद टीवी कहते हैं। उसका नाम था संविधान। उसमें आप देख सकते हो, अभी कभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्री, उसमें सब कुछ दिखाया है कि संविधान कैसे लेके था। श्याम बेनेगल ने उसको प्रोड्यूस किया था, who's very renowned film producer and director। तो इसमें बड़े प्रोमिनेंट लोग होते बट अम्बेडकर। अब सारा संविधान ये कमेटी लिखती है, कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, डिबेट होती हैं। अब सारा संविधान लिखने की जिम्मेवारी इस ड्राफ्टिंग कमेटी की है, और आंसर देने की जिम्मेदारी सारी की सारी अम्बेडकर साहब की है। जो जब वो बाकी मेंबर्स के सामने संविधान रखते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या खामियां वो निकालते हैं, क्या क्या सवाल पूछते हैं, उसका सारा का सारा जवाब अम्बेडकर जी देते हैं। इसलिए अम्बेडकर इतने प्रोमिनेंट मेंबर थे। दैट्स व्हाई अम्बेडकर को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर भी अम्बेडकर इतने हम्बल थे, उन्होंने कह दिया कि संविधान लिखने का श्रेय मुझे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये जो क्रेडिट मुझे दे रहे हो अब मुझे नहीं जाना चाहिए। एक्चुअल क्रेडिट जाना चाहिए सर बेनेगल राव को। सर बी एन राव बड़ा नाम है, ये एक्चुअली वो ऑलरेडी बना चुके थे मसौदा इसका, मैंने तो सिर्फ उसमें आगे डिटेल डाली। He was so humble, right? कि ये संविधान बनाने का जो क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है, ये मैंने नहीं बनाया, अल्टीमेटली ये बी एन राव ने बनाया। ठीक है जी। तो एनीवे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के मदद से संविधान बन जाता है जी। ठीक है, संविधान की 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, बहुत सी डिबेट्स होती हैं अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट। 3 रीडिंग्स में, थर्ड रीडिंग पता है ना आपको, जैसे एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में, 3 रीडिंग्स होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, थर्ड रीडिंग में संविधान पास हो जाता है, ठीक है, और थर्ड रीडिंग होती है 26 नवंबर, वो लास्ट ईयर 1949 को। थर्ड एंड लास्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was held on 26 November 1949. Third reading, 26 November 1949. November 1949। इतना टाइम लग गया जी, 1947 में बनी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब देखो ना कितना टाइम लग गया बीच में, इतनी डिबेट्स होती, एंड 18 डेज, इतना टाइम लगता है टोटल, ठीक है। तो आधा मतलब सुबह पार्लियामेंट का किसकी साथ साथ में काम कर रही है ना वो। यस, जब देखो हमने पहली पार्लियामेंट कब बनाते हैं जी, हम पहली पार्लियामेंट कब बनती है हमारी, पार्लियामेंट में बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी लोकसभा और राज्यसभा पहली बार कब बनती है, 1952 में। तो 52 तक यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट का काम करती थी, किसी ने ही राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान तो लिखती है 26 1949, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म थोड़ी हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब पार्लियामेंट का काम करने लगी, इसको कहते हैं इंटरिम पार्लियामेंट, ठीक है। अंटिल इंटरिम बेल मिलती है ना, इंटरिम पार्लियामेंट का काम करती रही अंटिल लोकसभा राज्यसभा। पहली इलेक्शन हमारे देश में 1952 में होती है ना, तो 52 में लोकसभा बनी ना पहली बार, ठीक है। संविधान के अंडर जो इलेक्शन होती है 52 में होती है ना, ठीक है। और 52 में ही अगस्त 1952 में राज्यसभा इलेक्ट होती है, ठीक है। तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही काम करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़े इंपॉर्टेंट काम किए, आपको पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूट हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट ने किया, किसने नहीं किया, पार्लियामेंट ने नहीं किया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। 22 जुलाई 1947 को हम नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करते हैं, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करती है। 1949 49 18 डेज, 18 दिन। कास्ट भी लिख दो, टोटल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में 64 लाख, 64 लाख, 64 लाख कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में खर्चा हुआ।
ठीक है। और कितने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया इस संविधान को लिखने के लिए? कितने कॉन्स्टिट्यूशन को? 60 कॉन्स्टिट्यूशन, 60 कंट्रीज के संविधानों को पढ़ा गया इस संविधान को लिखने के लिए। Constitution of 60 countries were read by the Constituent Assembly. ठीक है। हमारी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम लंबा नहीं जा सकते, बट फिर भी आपके एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस यहाँ से हल हो जाएंगे। एक एक फैक्ट हम डिस्कस कर लिया है, साथ में स्टोरी बना ली। ठीक है जी, राइट। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जी अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। कोई भी द पीपल कर सकते हैं, उसको कर लेते हैं अडॉप्ट। ठीक है। और 26 जनवरी 1950, कल भी मैंने आपको डेट बताई थी, रीजन बताया था। 26 जनवरी 1950 को हम इसको फोर्स में लाते हैं, लागू करते हैं संविधान। लागू करने का मतलब क्या है? अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सारी अब फोर्स में आ गई। 26 रीजन मैंने आपको बताया था, 26 जनवरी को हमने इसलिए 1930 की डेट जो हमने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था उसको कमेमोरेट करने के लिए हमने वो डेट अडॉप्ट की है। ठीक है। और 26 जनवरी सिंस 1950 हम हर साल उसको रिपब्लिक डे मनाते हैं, लोगों का दिवस, रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस। हमें गणतंत्र दिवस क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गणतंत्र ही रिफ्लेक्ट करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, गणतंत्र तो है ना। Exactly. That's right. Yes, right. 389, 93. Good. KM मुंशी, देखो ये सारे ये याद रखने हैं अपने। कॉन्स्टिट्यूएंट जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंने आपको बताया 6 अदर मेंबर्स थे। अब मैं सारे बता देता तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, पर फिर भी बता देता हूँ। KM मुंशी, अलादी स्वामी कृष्णा अय्यर, ठीक है, गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, देन सैयदुल्ला, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, उस वक्त के बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे। ये सारे मेंबर थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग बिल्कुल आ सकता है। किसके बताया तो है? 389 था ओरिजिनल। 389 मेंबर्स थे ना टोटल। प्रोविंसेस थे और 73 और सॉरी 93 बोल रहा हूं मैं, पीछे बैलेंस जितने भी रह गए यार। 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे। ठीक है। 296 इलेक्टेड थे, प्रोविंसेस से इलेक्ट होने थे। सिस्टम क्या बनाया था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट से इलेक्ट होने, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होने। ठीक है। जब इलेक्शन होती है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 208 सीटें तो कांग्रेस ही ले जाती है 296 में से। पीछे जितनी भी सीट्स बचती हैं, ठीक है, वो सारी मुस्लिम लीग लेती है इलेक्शन। 208 सीटें मेजॉरिटी किसकी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कांग्रेस की। 208 सीटें थी, 208 मेंबर्स कांग्रेस से इलेक्ट होके आए, कांग्रेस पार्टी। कभी आपको ऐसा पूछा, और रिमेनिंग जितनी भी रहेगी, ठीक है, अब आपने वो मुस्लिम लीग के, ठीक है, बट वो अल्टीमेटली पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो एरिया इंडिया में बच गया, मुस्लिम एरिया जो मुस्लिम लीग से वहां लगता है, वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन जाता है, और जो पाकिस्तान में चले जाता है वो पाकिस्तान, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ तो कम हो जाती है। पता लग गया जी आपको? इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मैंने आपको पहले बताया था सबसे बड़ा रोल ड्राफ्टिंग कमेटी का है, और स्पेशली हम कहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट, और मॉडर्न मनु से भी कहा जाता है। मनु पहला लॉ गिवर था ना हमारा, मनु स्मृति, आपने नाम सुना होगा। ये आईपीसी सबसे पहले मनु ने बनाई थी, मनु कोड कहते हैं उसे। ठीक है, तो इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। इन्होंने संविधान या पहला लॉ जो हमारे इंडिपेंडेंट देश का लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बट वो मैंने आपको पहले बताया था कि ही वाज सो हम्बल दैट ही रिफ्यूज्ड टू टेक क्रेडिट फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ही यूज्ड टू से दैट क्रेडिट मस्ट गो टू बी.एन. राव, क्योंकि पहला ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे। डॉक्टर बी अम्बेडकर ने कहा ना कि ये क्रेडिट संविधान लिखने का मुझे कम मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा क्रेडिट बी.एन. राव को मिलना चाहिए।
सर बी एंड रॉन्ग बताया तो है ओरिजिनल में जब एडवाइजर में। गॉट इट। 64 लाख खर्चा होता है जी, ठीक है। बहुत से मेंबर्स बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की फोर्समेंट में आते आते मर भी जाते हैं, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान लिखा वो खत्म नहीं होती जब तक हमारी पार्लियामेंट नहीं बनती, लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन नहीं होती। 1952 में हमारी लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शन होती हैं और पहली लोकसभा बनती है। अब वो पार्लियामेंट का काम करेगी, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट का काम करेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब संविधान लिखी है जी हमने। आज जी अब संविधान खोलते हैं और संविधान में हमने सबसे पहले वही चीज लिखी है, प्रियम्बल। हर आपने आईपीसी लाया है, आईपीसी सीआरपीसी सब में प्रियम्बल होता है। किसी भी कानून में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होती है उसको प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यूट, टू द एक्ट, ठीक है। अब ये जो हमारा संविधान है ये भी एक कानून है, लॉ है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इसका भी एक प्रियम्बल है, ठीक है। मगर दूसरे कानून से अलग प्रियम्बल सिग्निफिकेंस कैरी करता है संविधान की, प्रियम्बल की अलग सिग्निफिकेंस है। इसके ऊपर इतना केस लॉ जनरेट हुआ है कि आप पागल हो जाओगे। जब भी कोर्ट के पास कोई मामला जाता है वो प्रियम्बल को देखती है, ठीक है। प्रोवेंशन का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चैलेंज हो गया जी, चौधरी वर्सेस पता नहीं कौन सा केस था, बाबूलाल चौधरी, अभी 2022। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले प्रियम्बल को देखा, उसमें लिखा है कौन सा? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हमारा संविधान सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, इसलिए इसमें पुलिस का जो कानून है, सीआरपीसी में जो पुलिस की पावर्स लिखी हैं वो भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पुलिस वाला तो बेल का मैटर, अगर हम उसके प्रोसीजर में चले जाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइम नहीं रोके जाएंगे, इसलिए ठोकर थोड़ा बनता, ठीक है। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इतना जबरदस्त, में बेल का प्रोविजन भी नहीं है, इतना वो है, ठीक है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है जस्टिस, कौन सा? प्रियम्बल। इकोनॉमिक जस्टिस तभी होगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेंगे, ऐसे प्रियम्बल इंटरप्रेट करती है। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस प्रियम्बल का यही है कि ये कुंजी है हमारे संविधान को इंटरप्रेट करने की। इट्स की। कोर्ट ने क्या कहा केशवनंदा भारती केस में कि प्रियम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो आप ये लिख रही है प्रियम्बल, पहले मैं एक एक वर्ड लिख रही हूँ। प्रियम्बल आ गया जी, पहला पार्ट लिख दिया ना, संविधान फोर्स में ला दिया, आ गया प्रियम्बल। यहां से आपकी स्टोरी शुरू होती है एक्चुअली, प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का पहले वर्ड लिख देना, प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल मीन्स absolutely it is. It is the intention of the what? Intention of the makers of the constitution. ठीक है, अदरवाइज प्रियम्बल इंटेंशन ऑफ द लॉ लेजिस्लेचर होती है। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन गलती हो जाएगा, प्रियम्बल तो सारे सब्जेक्ट का ही होता है। हाँ, तभी तो कह रहा मैं होता है। तो प्रियम्बल क्या करता है? सभी एक्ट का होता है ना, तो सभी एक्ट का प्रियम्बल भी तो इंट्रोड्यूस ही करता है, उसको क्या लिखा होता है? दिस एक्ट, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज दिस शैल कम इनटू फोर्स, यही है ना। अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे उसका प्रियम्बल तो यही ऑब्जेक्टिव ले डाउन करता है कि ये एक्ट करने क्या जा रहा है, ठीक है। तो संविधान का प्रियम्बल तो वही बता रहा है हमें, संविधान का प्रियम्बल तो यही बता रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तभी तो कह रहा है इट्स इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन से बेस्ट आप लगता है इट्स प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बुक लिखी जाती है ना, उसके बाद प्रीफेस होती है, लिखे होते हैं ना, ये बुक पढ़ोगे मार्क्स बल्ले बल्ले हैं, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, लिखा जाता है ना। ऐसे संविधान में, संविधान के प्रियम्बल एक प्रीफेस का काम करता है, संविधान की प्रीफेस है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब प्रियम्बल अगर हम पूरा पढ़े तो प्रियम्बल से हमें चार बड़े, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में संविधान किसने लिखा, हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो हमें प्रियम्बल के पहली लाइन से पता लगता है, इट इज द पीपल, वी द पीपल, है ना। समझो ना चीजें, समझो, इमोशनल लगाओ, थोड़े बहुत इमोशनल हो संविधान के लिए, ठीक है। समय हर एक्ट का प्रियम्बल होता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसकी अलग सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जनरली सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया
री बेरीबरी यूनियन केस 60s में। बेरीबरी यूनियन केस में बताओ भाई ये प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रियम्बल सिर्फ इंट्रोडक्शन है किसी भी कानून की, प्रियम्बल तो पार्ट तो होता नहीं कानून का, क्योंकि प्रियम्बल में कोई धाराएं तो लिखी नहीं है, सेक्शन एंड ऑल दैट, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा है। फिर कोर्ट ने कहा कि यस, यही लिटरल इंटरप्रिटेशन की कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। बट इसी जजमेंट को ओवर रूल करना पड़ा, कोर्ट अपनी जजमेंट खुद ओवर रूल करती है, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो केशव नंदा भारती केस में, जिसको हम क्या कहते हैं बड़ा पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स केस, जुडिशली एस्पेरेंट को तो सबको ये पता ही होगा यार कि फंडामेंटल राइट्स केशव नंदा भारती केस क्या है। केशव नंदा भारती केस में केशव नंदा भारती जो पिटिशनर था जिसकी वजह से ये लैंडमार्क रूलिंग आती है हमारे देश में, ही एक्सपायर्ड इन 2021, 2 साल पहले डेथ हुई उनकी, ठीक है। मठ चीफ है केरला का एक मठ केशव नंदा भारती, ठीक है। ये बड़ी पीछे कभी आप केशव नंदा भारती केस के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम लैंडमार्क, इससे बड़ी जजमेंट अच्छी क्या लैंडमार्क जजमेंट है ही नहीं कोई। सबसे लार्जेस्ट बेंच कोर्ट का इसी जजमेंट को देने के लिए बैठा था, 13 जजेस थे, इससे बड़ा बेंच नहीं बैठना क्या पूरी कोर्ट बैठी थी, उस वक्त 13 जजेस ही होते थे, 70s में 13 जजेस थे ना हमारे कोर्ट में। आज की डेट में कितने हैं? फिर गलत कर दिया, 34 तो 2019 में बढ़ा दिया ना, 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। ये क्वेश्चन भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। यस, जिन्होंने बड़ा अच्छा करा, एक होती जजमेंट एक होती लैंडमार्क। लैंडमार्क जजमेंट वो होती है कि जिसने बल्ले बल्ले कर दी इस देश में, ठीक है, चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं हो सकती, राइट, जिसने पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है, पॉलिटिकल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ही चेंज होता है देश का, उनको लैंडमार्क कहते हैं। लैंडमार्क क्रिएट की, लैंडमार्क समझ रहे, लैंडमार्क मतलब उससे पहचाना जाता है। अब कितनी लैंडमार्क जजमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट की, अब नत्ते जोहर, ठीक है, कितनी लैंडमार्क जजमेंट नत्ते जोहर में, जहां 377 आईपीसी सेक्शन को किसका सेम सेक्स, अब वही डिबेट दोबारा चली है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैटर चला गया है सेम सेक्स मैरिजेस का, ठीक है। अब इसका कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये मैटर भेज दिया है। मोस्ट लाइकली नत्ते जोहर को जजमेंट फॉलो करते हुए ये बोलेंगे कि सेम सेक्स मैरिज इज अलाउड इन दिस कंट्री, बट गवर्नमेंट ने स्टैंड अलग लिया है कि ये पार्लियामेंट की पावर है, क्योंकि मैरिज और सेम सेक्स का रिलेशनशिप अलग अलग चीजें, मैरिज में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, इनहेरिटेंस होगी, बच्चों की बातें होगी, उनको कैसे रेगुलेट करो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मैटर भेज दिया। 5 जजेस डिसाइड करेंगे अब इसको, 18 अप्रैल को सुनवाई होगी, ठीक है। ये होती है लैंडमार्क जजमेंट, एक थोड़ी है लैंडमार्क जजमेंट। बट केशव नंदा भारती ने तो चेंज ही कर दिया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया इस देश में, केशव नंदा भारती ने, ठीक है। ये क्वेश्चन जस्टिस ए.के. सीकरी ने हेड की थी ये जजमेंट, हु वाज हेड ऑफ जस्टिस ए.के. सीकरी, ठीक है। और कौन था दूसरा? डी.वाई. चंद्रचूड़ का बाप, सबसे लंबा चीफ जस्टिस हमारे देश में, वाई.बी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, उसका बेटा है डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी सीजीआई, अल्टीमेट जज, अल्टीमेट, जिसने अपने बाप की जजमेंट को ओवररूल किया अभी रिसेंटली, राइट टू प्राइवेसी के केस में। वाई.बी. चंद्रचूड़ की जजमेंट थी कि राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, खड़क सिंह के केस में समझिए, है ना जजमेंट के, बट इसने ओवररूल कर दिया किस केस में? पुट्टास्वामी जजमेंट में, पुट्टास्वामी जजमेंट है ना राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट, ठीक है, ओवररूल कर दिया। तो ये सब बहुत बहुत प्रोग्रेसिव जज है, बहुत मॉडर्न लुकिंग जज है, होंगे भी, सारे वार पढ़ के आए, इनको क्या पता है हालात इंडिया के। उस मतलब है उसका ये समझना है कि जो पहले लॉ ले डाउन किया था कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू, वो अब वैलिड नहीं है, खत्म हो गया। आर यू गेटिंग मी? दैट लॉ इज नो मोर वैलिड नाउ। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इट कैन ले द लॉ, राइट, लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग। आर्टिकल, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 141 में लिखा है ना, लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग इन ऑल थ्रूआउट द टेरिटरी एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। वो अब वैलिड लॉ नहीं है, क्योंकि उसको ओवर रूल कर दिया कोर्ट, ठीक है जी, ओवर रूल कर दिया, अब न्यू लॉ लेड डाउन कर दिया, अब ये इंटरप्रिटेशन होगी।
अब वो अप्लाई हो, पुरानी खत्म। समझ गए ना, लॉ लेट डाउन समझ गए? ठीक है, यस गॉट इट। ये मतलब होता है ओवर रूल का, ठीक है, दैट लॉ इज नो मोर वैलिड। अच्छा जी, अब प्रियम्बल जो है, पहले तो आपने ये कहना है कि प्रियम्बल, मैंने ये वही बता रहा था कि हर एक्ट का प्रियम्बल होता है, बट ये बड़ा क्वेश्चन था कि प्रियम्बल जो हमारे संविधान का है वो संविधान का पार्ट है कि नहीं है। इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फाइनली दो केसेस पर देती है। एक केस में कहती है कि नहीं है, इसमें रीबेरबरी यूनियन केस भी बताऊंगा, और दूसरे केस में कहती है, ओवर रूल कर देती है केशव नंदा भारती केस में कि उसका पार्ट है। पीछे बड़ी लंबी हिस्ट्री है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखती है कोर्ट केशव नंदा भारती केस में। 6 मंथ तक तो आर्ग्यूमेंट चले थे, डेली आर्ग्यूमेंट्स होते जी 6 घंटे। कौन वकील था इस केस में बताइए? आप थे? केशव नंदा भारती केस में कौन वकील था? हम तो पैदा भी नहीं हुए थे इन पर। राम जेठमलानी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर नहीं है ना, राम जो आईपीसी क्रिमिनल लॉयर है। यस, नांदी पालकी वाला। ये पूछा जा सकता है आपको, इससे बड़ा वकील, इससे बेस्ट वकील तो इस इंडिया में पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसे उसके कॉपी बहुत करते हैं, ठीक है, अपने बिल में। मनु सिंह भी है, राइट, अरुण जेटली भी अच्छा वकील रहा है, ठीक है, समय देन हरी साल्वे हैं, ठीक है, समय देन बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं, बट नानी पालके वाला वकील जिसमें विट, ह्यूमर एंड नॉलेज, मजबूर कर दिया उसने कोर्ट को, केसी सेक्शन को। नानी पालके वाला ने केस लड़ा था, ये केशव नंदा भारती केस, कोर्ट रूम जीनियस बुक ही लिखी है उसने, कोर्ट रूम जीनियस, ग्रेट पारसी। माय गॉड, उसको 10 बार बोला कि भाई तू जज बन जा, बिना लॉ की डिग्री, लॉ थोड़ी है उसके पास, लॉ का प्रोफेसर था, उसने कोई प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी की, उसके बाद एम्बेसडर भी बना। मुरारजी देसाई गवर्नमेंट ने उसको एम्बेसडर बना दिया था यूएसए, चल तो डिप्लोमेट बन जा, ऐसे बड़ा कोई नॉलेजेबल है ही नहीं। तो सच वाज द ब्रिलियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉयर। इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे लॉयर दिए। एनीवे, सो केशव नंदा भारती केस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और इट कैन बी अमेंडेड लाइक एनी अदर प्रोविजंस, ठीक है। आज की डेट में भी क्वेश्चन राइज होता है कि प्रियम्बल की अमेंडमेंट हो सकती है, तो आप बोले हो सकती है, बट स्पेशल मेजॉरिटी से, वही बोथ हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी होगी, फिर प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, बट कंडीशन वही है केशव नंदा भारती में, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। गोलकनाथ में उल्टा कह दिया, ओवर रूल हो गया ना, फिर गोलकनाथ कोर्ट ने यू टर्न ले लिया ना, किसी को फंडामेंटल्स को हाथ नहीं लगा सकती पार्लियामेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। गोलकनाथ 1967 का केस है ना, लैंडमार्क, गोलकनाथ को ओवर रूल कर दिया केशव नंदा भारती। ये क्वेश्चन आपको बड़े आराम से टिप्स में होने चाहिए। गोलकनाथ ओवर रूल हो गया, ठीक है, गोलकनाथ इज नो मोर ए वैलिड लॉ नाउ, ठीक है। तो प्रियम्बल में आपने सबसे पहले ये समझना है कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशव नंदा भारती केस। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट नहीं है, वो है रीबेरबरी यूनियन केस। कौन सा? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय री, RE? री का मतलब क्या होता है? किस केस के पीछे आपने कभी देखा कि री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, री सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट, ऐसे लिखा होता है? री उस केस के पीछे लगता है, याद रखना, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एडवाइस मांगी होती है। हमारे कानून, हमारे संविधान में बड़ा यूनिक संविधान बनाया है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए भेज सकता है। जो मैटर्स प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे उसके पीछे री का मतलब होता है रेफरेंस, उसको री कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने री ऐसे नहीं समझ लेना। तो री का पता लग गया आपको, जो मैटर प्रेसिडेंट को एडवाइस के लिए भेजता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट साहब, 143 आर्टिकल 143 में, दैट इज कॉल्ड री, राइट। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आज की डेट में आपको क्वेश्चन आता है तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में हेल्ड हुआ? केशव नंदा भारती केस, ठीक है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, जैसे बाकी कानून का प्रियम्बल पार्ट नहीं होता, वो था रीबेरबरी यूनियन केस। समझे जी, राइट। अब कुछ आपको और MCQ बन सकते हैं प्रियम्बल से, ठीक है। और एक प्रियम्बल का MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है,
What is the source of preamble? What do you think the source of preamble is? क्या है? वही नेहरू साहब का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 13, 1946 बताया था ना आपको क्या? तो आप बोलोगे द सोर्स ऑफ प्रेम्बल इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू on December 13, 1946. ठीक है, राइट। अब इसके बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्या बन सकते हैं और क्या फैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपने खुद भी पढ़ के आना है, जो आपके दिमाग में प्रियम्बल के ऊपर क्वेश्चन दिमाग में आता है, जो मर्जी आता है, इवन दो किसी बुक में भी लिखा है, आपकी प्रैक्टिस में कहीं काम आ जाएगा, डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। ठीक है, बट यही एक सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करने का, और दूसरे कानून जब सुप्रीम कोर्ट जज हमारे जजेस इंटरप्रेट करते हैं, मैंने आपको पीएमएल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना हमारे देश में, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, उस एक्ट में उस एक्ट की इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल से की कोर्ट ने। ठीक है, फिर उलट कि इसमें पुलिस की पावर से भी ज्यादा पावर्स हैं एनफोर्समेंट डायरेक्ट ईडी के पास, किसी भी आदमी को उठा के शक में अंदर डाल सकती है, कोई बेल का प्रोविजन नहीं है क्योंकि जस्टिस लिखा हुआ है, इसलिए कानून को बनाया इसलिए है कि वो जस्टिस इंश्योर कर रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस, ऐसे इंटरप्रिटेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टी कृष्णाचार्य, मैंने आपको बताया ना सारे नाम, आपको देखो इधर भी है, नोट कर लेना। थैंक यू सो मच मोनिका, रेणुका, बाय बाय।